ये समझ पाना कि कब किस पर विश्वास किया जाए, कौन हमारे भले के लिए काम कर रहा है, कौन जो वादा कर रहा है उसे निभाएगा, बहुत मुश्किल होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम है निशा। चैनल किस्से कहानी और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर लेकर आ गई हूँ नॉवल अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, जिसे लिखा खालिद हुसैनी ने। उसकी समरी का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, अब ये पार्ट सुनने से पहले मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि ये पार्ट आप तभी सुनिए जब आपका दिल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मेरे लिए जितना ये पार्ट सुनाना मुश्किल है उतना ही शायद आपके लिए सुनना भी मुश्किल होगा। किस हद तक एक इंसान दुख सह सकता है, क्या लिमिट है दुख सहने की, ये जान पाना बहुत मुश्किल है और हम कभी सोच भी नहीं सकते हम कितना दर्द सह सकते हैं। बुक का ये पार्ट जब अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है। अफगानिस्तान के लोग खुश थे, उन्हें लग रहा था कि अभी जो डोमेस्टिक वॉर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और तालिबान आकर अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक कर देगा। पर उन्होंने तो आगे जैसे पीठ पीछे छुरा घोंप दिया था। अफगानिस्तान का नाम अब हो गया था इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए थे और हर किसी को उन्हें फॉलो करना ही था। उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ना करने वालों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। पहले जान लेते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर इंसान को दिन में 5 बार कम से कम नमाज पढ़नी है और नमाज पढ़ने के समय में अगर वो कुछ और करता पकड़ा गया तो उसे बहुत बुरी तरह मारा जाएगा। आदमियों को दाढ़ी रखना जरूरी है। 1st से 6th तक के बच्चों को ब्लैक टर्बन पहननी होगी और उससे बड़े लड़कों को व्हाइट टर्बन पहननी होगी। इस्लामिक क्लोथ्स पहनना जरूरी है। किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट फोरबिडन किया गया था तालिबान के रूल में। कोई डांस नहीं कर सकता, गाने नहीं गा सकता, मूवीज नहीं देख सकता, बुक नहीं लिख सकता, कार्ड्स नहीं खेल सकता, पेंटिंग नहीं कर सकता, पतंग उड़ाना, मूवीज देखना, बर्ड्स रखना, सब कुछ बैन है। अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, दोबारा चोरी करता है तो उसके पैर काट दिए जाएंगे। अगर इससे बड़ा कोई क्राइम होगा तो उसे सबके सामने पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाएगा। और औरतों के लिए तो ये रूल्स और भी ज्यादा टफ थे। औरतों को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। खाली बेकार में सड़कों पर आप नहीं घूम सकते, किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकते। अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना है तो आपके साथ कोई मेल होना चाहिए जो आपको अकम्पनी करे। अगर आप अकेले कहीं जा रहे हो तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा और वापस घर भेज दिया जाएगा। आदमियों के साथ आई कांटेक्ट नहीं बना सकते। अगर आपसे कुछ पूछा ना जाए तो आपको चुप रहना है। आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, ज्वेलरी नहीं पहन सकते, मेकअप नहीं कर सकते। पूरी तरह से अपने आप को बुर्के से ढक कर रखना है। अगर एक उंगली भी दिखाई दी जाएगी तो उसे काट दिया जाएगा। पब्लिक में आप हंस नहीं सकते, अगर हंसे तो पीटा जाएगा। अगर आपने नेल्स को पेंट किया तो आपकी उंगलियां काट दी जाएंगी। किसी भी लड़की को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। लड़कियों के लिए स्कूल को उसी समय बंद कर दिया गया। कोई भी औरत किसी भी तरह की नौकरी या बिजनेस नहीं कर सकती। अगर आपने एडल्ट्री की है तो आपको पत्थर फेंक फेंक कर मार दिया जाएगा। और इन रूल्स और रेगुलेशंस को मानना हर किसी के लिए जरूरी है। लाइला ने जब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? देश की आधी जनता को आप घर पर बिठा दोगे तो देश कैसे चलेगा? औरतों को आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का हक नहीं। राशिद को ये सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। उसका कहना है हाँ, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरतों को किसी भी आदमी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। पर लाइला को ये सब कुछ बहुत गलत लग रहा था और इस बात पर उसने राशिद से बहस की। राशिद बहुत गुस्सा हो जाता था और जब भी लाइला उसे गुस्सा दिलाती, उसके साथ बहस करती तो वो लाइला को बहुत बुरी तरह मारता था। जब लाइला को पता चला कि वो एक बार फिर माँ बनने वाली है तो पहले तो उसने सोचा कि उसे इस बच्चे को अपने पेट में ही खत्म करना होगा। फिर उसे लगा कि बच्चा उसका भी तो है, क्या ये करना ठीक होगा? सितंबर 1997 में उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया ज़लमाए। ये बच्चे को जन्म देना तालिबान के राज में कितना मुश्किल था लाइला के लिए, ये शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। लाइला को जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो उसे एक आम हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाया गया। औरतों के लिए एक अलग बहुत ही बुरा हॉस्पिटल था जहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ पर एनेस्थीसिया नहीं थे, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे टेस्ट करने के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स वहाँ पर आती थी। हाइजीन का तो वहाँ पर नामो निशान था ही नहीं।
इतनी गंदगी थी, इतनी स्मेल थी, हर जगह औरतें चिल्ला रही थी, रो रही थी। ऐसी जगह पर बहुत मुश्किल से लाइला और मरियम पहुंच गई थी। लाइला दर्द से तड़प रही थी और यहाँ पर भी तालिबान के सारे रूल्स फॉलो हो रहे थे। बुर्का पहने बिना कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकती और बिना बुर्का पहने आप इलाज करवा भी नहीं सकते, चाहे आपकी डिलीवरी ही करनी हो। तब एक डॉक्टर ने आकर उसे देखा था और कहा था कि तुम्हारा बच्चा सीधे रास्ते से बाहर नहीं निकल सकता, ऑपरेशन करना होगा। तो मरियम ने कहा फिर आप क्यों नहीं कर रहे, ऑपरेशन कर दीजिए ना। जिस पर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तो वो कर देंगी पर उनके पास एनेस्थीसिया नहीं, और एनेस्थीसिया लेने के लिए आपको बहुत दूर जाना होगा। तब तक लाइला की जान को खतरा है, हो सकता है कि लाइला ना बच पाए। लाइला के लिए ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। बिना एनेस्थीसिया के एक बहुत गंदी जगह पर, बहुत ही अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में दर्द को कैसे पिया उसने, कैसे उस दर्द को सहा, कितना वो चिल्लाई, तब जाकर वो ज़लमाई को जन्म दे पाई थी। पर राशिद एक बेटा पाकर बहुत खुश हुआ था। उसके लिए ज़लमाई ही उसकी पूरी दुनिया थी। वो ज़लमाई को रोज अपनी गोद में बिठाता, उसके साथ घंटों खेलता रहता। वो उसे कभी कभी अपनी दुकान पर भी ले जाता, वहाँ उसको बिठा कर रखता, उसे अपने टूल्स के साथ, अपनी चीजों के साथ छेड़छाड़ करने देता। वहीं अजीजा के साथ उसका व्यवहार बहुत खराब था। वो अजीजा को अपने से दूर ही रखता। अगर वो कुछ कह भी देती, कुछ मांग भी लेती, तो वो कभी भी उसे थप्पड़ मार देता था। इसलिए अजीजा मरियम के साथ ही ज्यादा रहती थी। मरियम और अजीजा के बीच में एक रिश्ता बन चुका था, माँ बेटी से भी ज्यादा मजबूत। मरियम बहुत हैरान होती थी। कभी कभी अजीजा से पूछती थी कि आखिर तुझे मुझ में क्या दिखता है, क्यों तू मुझे इतना प्यार करती है। जिस पर अजीजा मरियम को और कस के गले लगा लेती थी। मरियम को अब कुछ नहीं चाहिए, अजीजा से उसे इतना प्यार मिल चुका था। कभी कभी राशिद लाइला से पूछता भी था कि अजीजा किस पर गई है, न तुम पर न मुझ पर। लाइला चुप हो जाती, फिर कहता तुम्हारा वो मजनू, कहीं तुम्हारा उसके साथ। लाइला इस पर गुस्सा हो जाती और कहती कि तुम कुछ भी बोलते हो। तब राशिद कहता तुम बहुत बोलने लगी हो, एक दिन मुझे तालिबान के पास जाना होगा और कहना होगा कि मुझे तुम पर शक है। बस इतना ही कहना काफी है, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच नहीं सकती। जिस पर लाइला चुप हो जाती। राशिद जो कह रहा है तो वो सच ही। इन्हीं दिनों राशिद की दुकान के पड़ोस में एक आदमी की दुकान जल गई, जिसकी वजह से राशिद की दुकान भी जल गई थी। राशिद के पास अब कोई काम नहीं था। बहुत दिनों तक वो घर पर रहता था और उसका काम सिर्फ और सिर्फ लाइला और मरियम के ऊपर अत्याचार करना ही होता था। मरियम तो चुप रहती थी, पर लाइला उससे बहस करती और उसे उल्टे जवाब देती, जिस पर राशिद उसे बहुत बुरी तरह मारता। 40 साल की हो चुकी थी मरियम, 2 दांत टूट चुके थे। एक तो राशिद ने मुक्का मारकर ही तोड़ा था, जब उसके हाथ से गलती से ज़लमाई गिर गया था। 1999 ज़लमाई 2 साल का हो चुका था और तब राशिद घर में टीवी और वीसीआर लाया था, जो तालिबानी राज में बिल्कुल बैन था। मरियम ने पूछा था कि तुम ये सब कैसे ला पाए। तब उसने कहा था ब्लैक मार्केट नाम की भी तो कोई चीज होती है। उसे ज़लमाई को खुशी देनी थी, उसकी खुशी के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वो ये टीवी और वीसीआर लाया था। अजीजा को तो उसने हाथ भी नहीं लगाने दिया था। घर के पीछे उन्होंने एक गड्ढा खोद लिया था और टीवी और वीसीआर उसमें छुपा कर रखते थे। जब रात हो जाती, सारे पर्दे बंद कर लेते, तब उस गड्ढे में से टीवी वीसीआर को निकाला जाता और रात को पिक्चर देखी जाती। इधर ज़लमाई के लिए तो वो खिलौने भी लेकर आता था, नई नई चीजें भी लेकर आता था। पर एक दिन उसने लाइला से कहा कि लोन बहुत बढ़ गया है, उधारी बहुत बढ़ गई है। उसने एक होटल में नौकरी की थी, जहाँ से उसे निकाल दिया गया था। तब उसने कहा था कि वहाँ का जो बावर्ची था वो बहुत बुरा खाना बनाता था, गलती तुम्हारी ही होगी, तुम्ही ने किसी के साथ लड़ाई की होगी। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता और वो लाइला को थप्पड़ मार देता। लाइला कहती तुम्हारे जितना बुरा इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। जिस पर राशिद कहता कि मेरे जैसे इंसान के साथ शादी करने के लिए बाहर लड़कियां मर रही हैं और तुम्हें मेरी कदर नहीं है। राशिद का काम छूटने के बाद घर में बहुत पैसे की दिक्कत होने लगी थी, खाना भी ढंग से नहीं आ रहा था। कभी कभी इन लोगों को रूखा सूखा खाना मिल जाता और कभी कभी भूखे सोना पड़ता। एक दिन राशिद ने लाइला से कहा कि अब मैं 5 लोगों का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए हमें
अजीजा को अनाथ आश्रम भेजना होगा। ये सुनकर लाइला के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, मैं अपनी बेटी को भिखारी नहीं बनाऊंगी, जिस पर राशिद ने लाइला को थप्पड़ मारा। आज ना जाने क्या हुआ, लाइला ने वापस राशिद के ऊपर वार किया। राशिद वहाँ से खड़ा हुआ और बाहर चला गया। लाइला को लगा यही है उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। अब राशिद को समझ आया है कि अगर वो मारेगा तो हम भी वापस मार सकते हैं। अब शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो। पर राशिद अपने कमरे से अपनी पिस्तौल लाया था। उसने वो लाइला के मुंह में डाल दी थी, बालों से उसे ऊपर खींच लिया था और उसे कह दिया था कि अगर आज के बाद ऐसा किया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लाइला बहुत डर गई थी, बहुत बुरी तरह पीटा था उसे। लाइला जब अपने माँ बाप के पास रहती थी तब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शरीर इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी मार सह सकता है। राशिद उसे कहता कि एक ना एक दिन तुम मुझे अपना खून करने पर मजबूर कर दोगी। लाइला अजीजा को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी, पर अफगानिस्तान में सूखा पड़ चुका था और लोग भूख से मर रहे थे। पड़ोस में एक औरत ने चूहे की दवाई खाने में मिलाकर अपने 5 बच्चों को भी खिला दी थी और खुद भी खा ली थी। ये सब देखकर ये लोग बहुत परेशान थे। एक दिन लाइला मरियम के सामने बहुत रोने लगी, कहने लगी, मुझे सपना आता है कि अजीजा को हम उस गड्ढे में डाल रहे हैं जो टीवी के लिए खोदा है, और उसे कह रहे हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखना होगा। मरियम ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके बाद मरियम और राशिद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल गए थे, जहाँ बाहर जो दरबान खड़ा था, मरियम को लग रहा था उसने इसे पहले कभी देखा है, पर वो समझ नहीं पाई थी। राशिद वहाँ किसी आदमी को जानता था, उससे बात की थी, मरियम को अंदर लेकर गया था और बहुत मुश्किल से 15 मिनट के लिए फोन अरेंज करवाया था। मरियम बात करना चाहती थी जालिल से। मरियम को याद आ रहा था कि एक दिन जालिल उसके घर आया था। उसने दरवाजा नहीं खोला था। बहुत देर तक बाहर खड़ा होकर मरियम मरियम आवाजें लगाता रहा था। मरियम ने अपनी खिड़की का पर्दा हटाकर जालिल को देखा था। एक बार उनकी नजरें मिली थी, पर फिर मरियम ने पर्दा बंद कर लिया था। अगर उस दिन वो जालिल को अंदर आने भी देती, उससे बात कर भी लेती, तो क्या बिगड़ जाता। आज वो रिग्रेट कर रही थी। जालिल उसकी दहलीज पर एक चिट्ठी छोड़कर गया था। मरियम ने वो उठा तो ली थी, कुछ दिन अपने पास रखकर भी रखी, पर खोलकर पढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उसने उस चिट्ठी को बिना खोले ही फाड़ कर फेंक दिया। वो जालिल को माफ नहीं कर पाई थी, पर आज इतने सालों बाद उसे अपने बच्चों के लिए जालिल से बात करनी थी। हैरत के मेयर से बात की गई और उससे पूछा गया जालिल के बारे में। तब उसने एक आदमी से बात करवाई जिसने बताया कि जालिल की मौत हो चुकी है। उसकी मौत अप्रैल 1987 में हो गई थी। ठीक 1 महीना पहले वो मरियम से मिलने आया था। उस समय वो मरने वाला था, वो बीमार था। मरियम को अब और भी दुख हो रहा था। जालिल की और अपनी वो सारी बातें याद आ रही थी, जब वो उसके लिए चीजें लाता था, उसे अपनी गोद में बिठाता था, प्यार से बात करता था। मरियम की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर राशिद ने उसके हाथ से फोन खींच लिया था और कहा था, ना तुम किसी काम की हो और ना तुम्हारा बाप। बात है 2001 की। अहमद शाह मसूद, जिसे पंशीर का लायन शेर कहा जाता था, वो अकेला ही एक ऐसा आदमी था जो तालिबान के खिलाफ खड़ा था। उसने पूरी आर्मी तैयार की थी। अहमद शाह मसूद यूरोप गया था। वहां जाकर उसने वेस्ट से, अमेरिका से भीख मांगी थी कि तालिबान के खिलाफ उसे लड़ने के लिए मदद की जाए, क्योंकि तालिबान जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो अफगानिस्तान में लोगों के ऊपर बुरी तरह से अत्याचार कर रहे हैं। उनके खिलाफ लड़ने के लिए उसे सहायता दी जाए। अगर प्रेसिडेंट बुश उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब तालिबान यूरोप और अमेरिका को भी नहीं बख्शेगा। राशिद ने साफ साफ कह दिया था कि अजीजा अब घर पर नहीं रह सकती, इसलिए मजबूरन लाइला को अजीजा को अनाथ आश्रम छोड़ने जाना पड़ा। लाइला के लिए बहुत मुश्किल था। कहा गया कि वहां जाकर उसे कहना होगा कि उसके पिता की मुजाहिदीन ने हत्या कर दी है, माँ काम करने बाहर नहीं जा सकती, मजबूरी है, इसलिए अजीजा को अनाथ आश्रम छोड़ना होगा। अनाथ आश्रम का ओनर एक बहुत अच्छा इंसान था। तालिबानीज उनकी भी मदद नहीं करते थे।
लड़कियों को पढ़ाना वहाँ पर भी अलाउड नहीं था। वो लोग पूरे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर कर लड़कियों को पढ़ाते थे और उनके हाथ में सिलाई कढ़ाई का सामान भी देकर रखते थे। अगर वहाँ तालिबानी रेड मार दें तो सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दें, किताबें छुपा दें। इस तरह से वहाँ लड़कियों को पढ़ाया जाता था। अजीजा को बहुत मुश्किल से समझाया गया था कि ये एक स्पेशल स्कूल है जहाँ पर बच्चे दिन रात रहते हैं, बहुत कुछ सीख पाओगी, तुम यहाँ पर पढ़ाई कर पाओगी, तुम्हें अच्छा खाना भी मिलेगा, रहने की जगह भी मिलेगी और जब सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो तुम्हें वापस घर लेकर जाया जाएगा। लायला उस दिन बहुत रोई थी। अजीजा के बिना वो नहीं रह पा रही थी। अजीजा को छोड़कर वो वापस आ तो गई थी पर उसका मन सिर्फ और सिर्फ उसी में लगा रहता। वो मरियम से कहती, हर जगह उसे सिर्फ और सिर्फ अजीजा की महक ही आ रही है। मरियम कहती, इससे कोई फायदा नहीं। शुरू में तो राशिद लायला को ले जाता था अजीजा से मिलवाने, पर बाद में उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। कभी कहता मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पैरों में दर्द रहता है, मैं ज्यादा नहीं चल सकता। कभी कहता मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कल चलेंगे, और वो कल कभी ना आता। जब लायला बहुत जिद करती तो वो लायला को बहुत पीटता और फिर कह देता अगर जाना है तो अकेली जाओ और तालिबानी जो तुम्हारा करेंगे वो तुम खुद देखना। लायला की जिंदगी में आप एक ही चीज सबसे इम्पोर्टेंट थी, अजीजा से मिलना। वो बहुत बार घर से अकेली निकलती, तालिबानी उसे पकड़ लेते, उसे सवाल जवाब पूछे जाते, किसी आदमी के बिना तुम कहाँ जा रही हो, और फिर उसे बहुत बुरी तरह कभी बेल्टों से, कभी पेड़ की टहनियों से, कभी डंडों से पीटा जाता और मार पीट कर घर भेज दिया जाता। कभी कभी वो कह देती कि मैं घर ही जा रही हूँ, दूसरा रास्ता लेती, कभी तीसरा रास्ता लेती। बहुत पिटने के बाद कई बार वो अजीजा तक पहुंच जाती थी, पर उसके लिए वो बहुत खुशी का मोमेंट होता था, क्योंकि जब वो राशिद के साथ जाती थी तो 15 मिनट से ज्यादा वो वहां नहीं बैठ सकती थी, पर जब इस तरह अकेली जाती थी तो वो जितना मर्जी समय अपनी बेटी के साथ बिता सकती थी। 2001 राशिद की इंटरकॉन्टिनेंटल में डोरमैन की नौकरी लग गई थी। वो दोपहर में जाता और रात को लौटता। जलमा अपनी बहन को याद करके बहुत रोता था। हाँ, उसकी अपने बाप से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत प्यार था, अपने पिता के बिना भी वो नहीं रह सकता था, पर वो कई बार बहुत जिद करता कि उसे अजीजा से मिलना है। आज सुबह ही राशिद तैयार हो गया था और उसने जालमाए, लायला और मरियम को अपने साथ ले लिया था। अजीजा से मिलने ये लोग चले गए थे। अजीजा को अपने साथ ले आए थे और ये पांचों कुछ समय के लिए घूमने गए थे। घूमने के बाद अजीजा को वहीं अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और इन तीनों को घर के बाहर छोड़कर नौकरी करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल होटल राशिद चला गया था। तुम मालिक घर के पास क्या कर रहे हो? हटो वहाँ से। जालमा की ये बात सुनकर मरियम ने पूछा, किसको कह रहे हो तुम? जालमा ने इशारा किया। सामने उनके दरवाजे के साथ सटा एक आदमी खड़ा था। जब लायला ने उस तरफ देखा तो जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। वो मरियम का हाथ थाम लेना चाहती थी, पर नहीं, वो हिलना नहीं चाहती थी। कहीं वो पलटे और सामने से वो आदमी गायब हो जाए। वो कुछ देर तक अपनी आंखें बंद खोल करती रही, धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उस आदमी की तरफ चलती रही। उसके बाद वो दौड़कर तारिक की बाहों में आ गई। जी हाँ, लायला की जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर, जैसा उसने वादा किया था, अपने वादे को निभाते हुए तारिक लौट आया था। अब मरियम को समझ में आया था कि इंटरकॉन्टिनेंटल के बाहर वो जो डोरमैन था वो जाना पहचाना क्यों लग रहा था। वो वही आदमी था जो तारिक की मौत की खबर लाया था। लायला तारिक को घर के अंदर ले गई थी। जालमाए, जो अपने बाबा को बहुत प्यार करता है, उसे तारिक का घर में आना पसंद नहीं आया था। उसने मरियम से कहा था, ये आदमी कौन है? मुझे नहीं अच्छा लगता। मरियम उसे ऊपर के कमरे में ले गई थी। आज जब घूमने गए थे तब उसके बाबा ने उसे एक बॉल दिलाई थी और ऊपर जाकर जालमाए उसी बॉल से खेल रहा था, पर बार बार उसे अपनी माँ के नीचे किसी आदमी के साथ होने पर तकलीफ हो रही थी। लायला और तारिक, जिन्हें बहुत सारी बातें करनी थी। लायला को तारिक ने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बताया। वहाँ से जाने के बाद ये लोग पाकिस्तान पहुँच गए थे। वहाँ कैंप में रह रहे थे जहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं थी, कोई फैसिलिटीज नहीं थी। पहले ही सर्दी में उसके पापा वो सर्दी नहीं सह पाए थे और उनका देहांत हो गया था। माँ को भी निमोनिया हुआ था, बहुत बीमार हुई थी।
पर वहीं एक डॉक्टर ने उनको बचा लिया था। माँ को बचाने के लिए उसने एक 12 साल के बच्चे को डरा धमकाकर उससे कंबल छीन लिया था। तय किया था कि अगली सर्दी तक इस कैंप में नहीं रहूंगा, अपनी माँ को किसी सेफ जगह पर ले जाऊंगा, काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। पर तारिक के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका एक पैर खराब था। काम तो बहुत सारे थे। आसपास कैंप के बहुत सारे लड़कों को ट्रक में भरकर ले जाया जाता था, कहीं पत्थर ढोने के लिए, कुछ सामान उठाने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए। पर जैसे ही उनकी नजर तारिक के पैर पर जाती, वो उसे छोड़ देते। काम तो बहुत सारे थे, पर बहुत सारे लोग भी थे। अब उनमें तारिक को कोई क्यों चुनता? इसलिए तारिक के लिए चीजें मुश्किल होती जा रही थी। सर्दी एक बार फिर आने वाली थी, उसे माँ की चिंता थी। 1993 एक दुकानदार ने दिया उसे एक कोट, लेदर का कोट, और वो उसे लाहौर के रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना था। दुकानदार ने कहा था, अगर तुमने ये कोट ठीक से पहुंचा दिया तो तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। अगर नहीं पहुंचा पाए, अगर तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तो तुम मुझे नहीं जानते, वरना मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ रहती है। वो बहुत दूर नहीं जा पाया था, लाहौर जाने के लिए बस तक नहीं पकड़ पाया था। उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, और जब उस लेदर कोट की सिलाई पर चक्कू मारा गया तो उसमें से बहुत सारी अफीम जमीन पर गिर गई थी। तारिक को जेल हो गई थी। हर जगह आपको कुछ ना कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। ऐसे ही तारिक को वहां मिला एक लड़का सलीम, जो जेल में आता जाता रहता था। कभी कोई छोटा मोटा गुनाह करता, जेल पहुंच जाता, उसके बाद 6 महीने की सजा काट के बाहर निकलता, फिर कुछ और कर लेता। उसी सलीम ने वापस आने के बाद तारिक को बताया था कि ठंड के कारण उसकी माँ की मौत हो गई है। 7 साल रहा तारिक जेल में। 7 साल के बाद जब उसे जेल से छोड़ा गया, तब सलीम ने ही उसे अपने भाई का एड्रेस और फोन नंबर दिया था। कहा था, वहां जाकर बात करो, तुम्हें काम मिल जाएगा। तारिक जब सलीम के भाई के पास पहुंचा तो उसका एक छोटा सा होटल था, और वहां पहले उसे ट्रायल बेसिस पर रख लिया गया था और बाद में तनख्वाह पूरी दे दी गई थी। बहुत भावुक हुआ था। दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। उसे वहां रहने की जगह मिल गई थी, खाना मिल गया था, कपड़े मिल गए थे। उसने एक बकरी रख ली थी जिसका नाम रखा था एलियोना। तारिक, जो अब 25 साल का हो चुका है, बाल थोड़े कम हो गए थे, दांत थोड़े पीले पड़ गए थे, कमजोर हो गया था, मैच्योर लग रहा था। पर लाइला का तारिक वापस आ गया था। वो लगातार उसी की तरफ देख रही थी। उसने तारिक से कहा था, तुमने जो वादा किया तुमने तो निभा लिया, पर मैं वादा नहीं निभा पाई, मुझे माफ कर दो। तारिक ने कहा, नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीती होगी। लाइला ने तारिक को अपने माँ बाप के बारे में बताया, और बताया कि उसे मजबूरन क्यों राशिद से निकाह करना पड़ा। बताया अजीजा के बारे में। ये सुनकर तारिक बहुत भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अजीजा, कितना प्यारा नाम है, और तारिक के मुंह से ये नाम और भी प्यारा लग रहा था। उसने कहा, मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। लाइना ने कहा कि राशिद दोपहर में जाता है, रात को लौटता है, तुम कल आ जाना, कल मैं तुम्हें अजीजा से मिलवाऊंगी। तारिक ने पूछा, उसके बाद? लाइला के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, उसके बाद तभी देखते हैं। तारिक के जाने के बाद जब रात को राशिद आया, तब ज़ैलमाई ने राशिद को बताया कि आज मम्मी से मिलने कोई आया था। उसके एक पैर में तकलीफ थी। ये सुनकर राशिद का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया था। उसने ज़ैलमाई से पूछा था, तुम कहाँ थे? ज़ैलमाई ने बताया कि मैं और मरियम ऊपर वाले कमरे में थे और माँ और वो आदमी नीचे वाले कमरे में। ये सुनने के बाद तो राशिद के गुस्से का ठिकाना नहीं था। ज़ैलमाई अपने बाबा का वो गुस्सा देखकर समझ रहा था कि कुछ गलत हो गया। उसने जो बात बताई है उसका बहुत गलत असर हुआ है। उसने माँ की तरफ देखा तो लाइला ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने जो किया ठीक किया। राशिद ज़ैलमाई को ऊपर वाले कमरे में ले गया, बंद करके ताला लगा दिया। ज़ैलमाई बहुत चिल्ला रहा था। फिर वो नीचे आया, उसने बेल्ट निकाली और बक्कल वाली साइड से लगातार लाइला को मारना शुरू कर दिया। लाइला की कमर पे से, उसकी छाती पर से, उसके हाथ पे से खून बहने लग गया था। मरियम राशिद के ऊपर चिल्ला रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, पर राशिद
कुछ सुनने को तैयार नहीं। अगले ही पल उसने देखा कि लाइला राशिद के बाल खींच रही है। उसने उसके मुंह पर बहुत तेज से नखून मार दिए हैं, उसके मुंह से खून निकलने लग गया है। और तब राशिद ने लाइला का गला दबाया। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लाइला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मरियम देख पा रही थी कि अगर अब उसने राशिद को नहीं रोका तो लाइला अपनी जान खो देगी और वो लाइला को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो उसी समय भाग कर गई और जहाँ राशिद सारी चीजें रखता था, अपने सारे टूल्स रखता था, वहां से एक कुल्हाड़ी उठा लाई। राशिद जो लाइला के ऊपर उल्टा लेटा हुआ था, उसका गला दबाया हुआ था, मरियम ने उसके ऊपर पीछे से वार किया। वार राशिद के सर पर लगा था। राशिद के सर में से खून निकलने लग गया था। उसने पीछे मुड़कर मरियम की तरफ देखा। मरियम को लगा कि शायद अब उसे कुछ एहसास हो, शायद अब उसे समझ में आए कि मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत हो सकता है। पर राशिद की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। मरियम समझ गई थी कि 1 सेकंड लगेगा, राशिद उठकर अपने कमरे में जाकर पिस्तौल लाएगा और इन दोनों को मार देगा। मरियम को मरने से डर नहीं लगता, पर वो लाइला को मरते हुए नहीं देखना चाहती। दोनों बच्चों का क्या होगा? तब मरियम को लेना था एक बड़ा फैसला और उसने एक बार फिर उस कुल्हाड़ी को उठाया और जोर से राशिद पुकारते हुए उसके ऊपर वार किया। राशिद का मृत शरीर वहीं जमीन पर गिर गया। लाइला, जिसे कुछ समय लगा, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कुछ समय के बाद जब वो सांस ले पाई, वो उठकर बैठ गई। दोनों औरतें एक दूसरे की तरफ देख रही थी। मरियम ने लाइला को अपनी गोद में लिटा लिया और उसे कहा, डरो मत, अब हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। हम सब यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हमारा एक छोटा सा घर होगा जहाँ पेड़ होंगे। हम लोग वहाँ पर पौधे उगाएंगे, खाना बनाएंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना लाइला? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लाइला ने सर हिला दिया। मरियम ने कहा, हमें इसको यहाँ से हटाना होगा। हम ज़ल्माए को ये सब कुछ नहीं देखने दे सकते। दोनों औरतों ने हिम्मत की। राशिद को उठाना तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। दोनों राशिद को घसीटते हुए घर के पीछे ले गई, जहाँ पर राशिद अपनी सारी चीजें रखता था, गैराज में, और वहाँ राशिद के शरीर को रखकर कमरा बंद कर दिया। राशिद की जेब में से चाबी निकाल ली थी। मरियम ने पहले लाइला के जख्मों पर मरहम लगाया, उसके बाद उसे कहा कि तुम्हें ज़ल्माए को देखना होगा, मैं यहाँ सफाई कर देती हूँ। लाइला ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसके कमरे में घुसते ही ज़ल्माए ने पूछा, बाबा कहाँ हैं? वो जो अपने बाबा से बहुत प्यार करता है। लाइला ने कहा, बाबा कहीं बाहर गए हैं, तुम सो जाओ। पर ज़ल्माए सोने को तैयार नहीं, क्योंकि रात को वो बाबा से कुछ कहानियां सुनने के बाद ही सोता है। उस दिन लाइला ने कहा, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। ज़ल्माए ने कहा, नहीं, बाबा और तुम में बहुत फर्क है, तुम बाबा की तरह नहीं सुना पाओगी। पर लाइला ने बहुत मुश्किल से ज़ल्माए को मनाया, उसे सुला दिया। उसके बाद वो उठकर मरियम के कमरे में गई, जहाँ मरियम बेड के किनारे पर बैठी थी। उसने मरियम से कहा, कल सुबह हम सबको यहाँ से जाना होगा, इससे पहले तालिबानीज़ को इस हत्या के बारे में पता चले। मरियम ने कहा, मैं कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें जाना होगा अपने बच्चों को लेकर। लाइला मरियम की तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने कहा कि आप ही तो कह रही थी हम बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ पर एक हमारा बगीचा होगा, वहाँ हम पेड़ पौधे लगाएंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे। मरियम ने कहा, ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए कह रही थी, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। लाइला जो बहुत भावुक हो चुकी थी। मरियम ने कहा, अगर रोटी चुराने पर तालिबानी हाथ काट देते हैं तो पति की हत्या करने पर क्या करेंगे, तुम सोच सकती हो? पर हम सब यहाँ से भाग जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं होता लाइला, वो हमें पकड़ लेंगे। उसके बाद अगर उन्होंने तुम्हारे साथ भी बुरा किया तो? अपने बच्चों का तो सोचो, इतनी मुश्किल से तुम्हें तारिक मिला है। तुम चली जाओ लाला यहाँ से, अपने बच्चों को ले जाओ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मेरे लिए मैं
जीत चुकी हूँ अपनी जिंदगी, मैंने सब कुछ देख लिया है, तुमने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं, बस और जिंदगी में कुछ पाने की इच्छा नहीं है, मैं यहीं रहूंगी। लाइला ने अपना सर मरियम की गोद में रख लिया था। वो बहुत रो रही थी और मरियम उसे समझा रही थी कि लाइला को अपने बच्चों के लिए ये करना ही होगा, उसे ये घर छोड़कर जाना ही होगा, मरियम को यहीं रहना होगा। लाइला के लिए बहुत मुश्किल था, पर अगले दिन सुबह उसने जलमाई को तैयार कर लिया था। मरियम ने उसके लिए कुछ खाने का सामान बांध दिया था। लाइला जलमाई का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकली थी। पीछे मुड़कर मरियम की तरफ देखा था, जिसने नीले रंग का स्वेटर, सफेद रंग का पजामा और सफेद रंग का ही स्कार्फ पहना था। ये आखिरी बार थी जब लाइला ने मरियम को देखा था। मरियम को औरतों की जेल में ले जाया गया था। 15 मिनट में मरियम का फैसला हो गया था। जब वो कोर्ट में पहुंची थी तो एक तालिबानी ने उससे पूछा था, क्या तुम अपना गुनाह कबूल करती हो? मरियम ने हाँ कहा था। उसने पूछा था, क्या तुम जानती हो इसका मतलब? मरियम ने कहा, अगर मैं उसे ना रोकती तो वो उसका गला दबा देता। पर जो तुमने किया, क्या उसे जस्टिफाई किया जा सकता है तुम्हारी इस बात से? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पति का बर्ताव अच्छा नहीं होगा, वो बहुत गुस्से वाला होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसकी हत्या कर सको। मरियम मुंह नीचे कर कर खड़ी थी। वो तालिबानी जो काफी बड़ी उम्र का था, उसने कहा कि मुझे तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम एक बुरी औरत हो, पर जो तुमने किया है वो बहुत गलत है। मैं तुम्हें माफ कर देना चाहता हूँ, तुम्हें बख्श देना चाहता हूँ, पर हम सबको एक ही जगह जाना है, और जब मैं मौत के बाद वहाँ जाऊंगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाऊंगा, तो अल्लाह मुझसे पूछेंगे कि जो मैंने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए उन पर ना चलने वालों को तुमने सजा क्यों नहीं दी? तुमने ये सब कुछ गलत क्यों होने दिया? तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं तुम्हें बख्श देना चाहता हूँ, पर अल्लाह से डरता हूँ। उस मौला ने कहा कि मुझे मजबूरन तुम्हें सजा देनी ही होगी। और शादी के 27 साल बाद एक बार फिर मरियम ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया। 10 दिन रही जेल में। 10 दिन मरियम के अच्छे बिहेवियर की वजह से वहाँ पर बाकी औरतें, जिनका ज्यादा से ज्यादा गुनाह यही था कि वो अपने घर से भाग गई थी, किसी से प्यार करती थी, वो किसी काम पर गई थी, उन सब में मरियम हीरो बन गई थी। वो सब मरियम से बहुत प्यार करने लगी थी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण वहाँ सभी लोग मरियम को बहुत प्यार करने लगे थे। 10 ही दिन में मरियम ने सबके दिलों में जगह बना ली थी। मरियम को एक पत्थरों से भरे ट्रक में बिठाकर गाजी स्टेडियम लेकर जाया गया था। वो बहुत घबराई हुई थी। सामने एक तालिबानी बैठा था। उसने मरियम से पूछा, माँ, तुम्हें भूख लग रही है? मरियम ने सर हिला दिया। उसने कहा, मेरे पास बिस्किट हैं, अगर भूख लग रही है तो खा लो। मरियम ने कहा, नहीं धन्यवाद। उसने पूछा, माँ, तुम्हें डर लग रहा है? उस दिन मरियम ने उसे सच कहा था। उसने सर हिला दिया था। हाँ, मुझे डर लग रहा है। उस तालिबानी ने कहा कि मेरे पिता जो बहुत बहादुर थे, उन्हें सब शेर कहते थे, पर जब कम्युनिस्ट उन्हें उठाकर ले गए थे तब मेरी माँ बताती है कि वो बहुत डरे हुए थे, बहुत रोए थे। इसलिए डर लगना एक स्वाभाविक बात है, आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। उस दिन पहली बार मरियम बहुत रोई थी। जब मरियम को ट्रक से उतारा गया और स्टेडियम के साउथ गोल पोस्ट की तरफ ले जाया जा रहा था, तो मरियम आराम से चल पा रही थी। उसे लग रहा था कहीं वो वहां जाकर बहुत रोने ना लगे, गिड़गिड़ाने ना लगे और उन्हें उसे घसीट कर ना ले जाना पड़े, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सोच रही थी जलमाई के बारे में, जिसके पिता की उसने हत्या की है, जिससे बाप का प्यार उसने छीन लिया है। जलमाई उसे कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो चलते चलते सोच रही थी कि उसने जिंदगी में कितना कुछ पाया है। उसे अजीजा का प्यार मिला है, उसे लाइला का प्यार मिला है। वो माँ नहीं बनी, पर उसे माँ से भी ज्यादा प्यार इन लोगों ने किया है। उसे जिंदगी में और क्या चाहिए? पर फिर उसके मन में आता, काश वो अजीजा के हाथों में मेहंदी लगा पाती उसके निकाह के दिन। काश वो अजीजा के बच्चों के साथ खेल पाती। काश वो लाइला के साथ कुछ और समय बिता पाती। गोल पोस्ट के पास पहुंचकर एक तालिबानी ने उसे रुकने के लिए कहा। मरियम रुक गई थी। वो सोच रही थी, मेरे जैसी नाजायज औलाद के लिए
ये एक बहुत जायज मौत है। वो स्टेडियम जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और लाउड स्पीकर पर मरियम का गुनाह सबके सामने बताया जा रहा था। उसने मुंह पर कर नहीं देखा कि लोग हाँ या ना में सर हिला रहे हैं, उनके चेहरे पर किस तरह के एक्सप्रेशंस हैं। उसने मुंह नीचे किया था। तब एक तालिबानी ने कहा, झुक जाओ। स्टेडियम में बैठे हर आदमी के हाथ में ढेर सारे पत्थर थे, देने के लिए मरियम को मौत। जी हाँ, इस बेदर्दी के साथ मिली थी मरियम को मौत। वहां बैठे हर आदमी को मरियम की तरफ पत्थर फेंकने थे और जो नहीं फेंकेगा उसे सजा मिलेगी, इसलिए हर आदमी को पत्थर फेंकने ही होंगे। ये थी तालिबान के दर्द देने की हद। आप जानना चाहते होंगे ना कि लायला के साथ क्या हुआ? चलिए वो भी जान लेते हैं। लायला पाकिस्तान चली गई, मरी, जहाँ पर तारिक रहता था, पहाड़ों के ऊपर एक छोटी सी जगह जो ब्रिटिशर्स ने एज अ हिल स्टेशन डेवलप की थी। तारिक वहीं पर तो एक होटल में काम करता था। वहाँ एक छोटा सा इनका घर था, जहाँ जाते ही तारिक और लायला ने निकाह कर लिया था। लोगों के लिए तो ये एक आम कपल है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। पर लायला जानती है कि इसके पीछे कितनी तकलीफें रही हैं। पर आज जब लायला तारिक को बिस्तर पर सोते हुए देखती है, अपने बच्चों को खेलते हुए देखती है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। पर कहीं ना कहीं एक कमी है उसकी जिंदगी में। रात को उसे सपना आता है कि वो काबुल के अपने घर में है। वहाँ एक औरत के गाने की आवाज सुनाई दे रही है। वो पूरा घर देखती है और वो औरत कहीं नहीं दिखती। वो डर कर उठ जाती है। तारिक उसे बहुत प्यार करता है, उसको हर खुशी वो ला कर देना चाहता है। अजीजा तो जल्दी ही तारिक को अपना भी लेती है, पर ज़ल्मा के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तारिक उसके लिए एक घोड़ा लेकर आता है जिस पर वो झूला झूल सके। उसके लिए कागज से खिलौने बनाता है, बहुत सारी चीजें ला कर देता है। पर ज़ल्मा सारी चीजें फेंक देता है और कहता है कि तुम मेरे असली बाबा नहीं हो। जब मेरे असली बाबा आएंगे ना, तब वो तुम्हें बहुत मारेंगे, क्योंकि उनके 2 पैर हैं और तुम्हारा एक। लायला को ये सुनकर गुस्सा आता है, पर तारिक उसे रोक देता है। कहता है छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। एक दिन तारिक दौड़ता हुआ घर में आता है और लायला को बताता है कि अहमद शाह मसूद को मार दिया गया। उसका इंटरव्यू लेने आए थे और वो अल-कायदा के बंदे थे। उसे धोखे से मार दिया गया, बम से उड़ा दिया गया। उसके तुरंत बाद ही 11 सितंबर 2001 अमेरिका के ट्विन टावर्स गिरा दिए गए थे। अल-कायदा की तरफ से हुआ था ये हमला। जिम्मेवार था ओसामा बिन लादेन। जॉर्ज बुश टीवी पर आए थे, बहुत दुखी थे और उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। अफगानिस्तान से ओसामा बिन लादेन मांगा गया था, पर उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उसने हमारे यहाँ पर शरण ली है और वो हमारा मेहमान रहा है, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अब एक बार फिर जंग शुरू हो गई थी। अफगानिस्तान जिसने बहुत सारी जंग देख ली थी, जिसने बहुत सारी तकलीफें सह ली थी, बहुत सारे लोगों को मारा गया था, एक बार फिर वहाँ यही सब कुछ शुरू हो गया था, जो देखकर लायला और ज्यादा दुखी हो गई थी। पर तारिक का कहना था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लायला नहीं मानती। लायला नहीं मानती कि कभी अफगानिस्तान में कुछ ठीक होगा। जुलाई 2002 तारिक और लायला बातें कर रहे थे। तारिक ने बताया कि अब अफगानिस्तान के कोने कोने से तालिबानीज को निकाल दिया गया है। काबुल में इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स को भेज दिया गया है और अब अफगानिस्तान का अपना प्रेसिडेंट है, हामिद करजाई। लायला समझ गई थी कि अब समय आ चुका है, उसे अपने मन की बात तारिक को बतानी होगी। वो जानती थी कि उसकी कंट्री में अब चीजें बहुत बदल रही हैं। अब औरतें काम पर जाने लगी हैं, लड़कियों को पढ़ने भेजना शुरू कर दिया गया है। उसे अपनी माँ और अपने पिता की बातें याद आती थी। उसके पिता का हमेशा ये कहना था कि जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हमारे देश को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी लायला, तुम्हें पढ़ना होगा, एक दिन तुम्हें अपने देश के काम आना होगा। उसकी माँ जो हमेशा से कहती थी दोनों भाइयों ने जो कुर्बानी दी है उसे यूं ही मत जाने देना। लायला को अपने देश वापस जाना था। यहाँ सारी चीजें हैं, सारी खुशियाँ हैं, पर सब अधूरा अधूरा लगता है।
उसे अपने देश की याद आती है, अपने घर की याद आती है। वो काबुल जाना चाहती है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है। तारिक ने पूछा था, क्या तुम खुश नहीं हो? लगती तो तुम खुश हो, बच्चे भी खुश हैं। लाइला ने कहा था, मैं खुश हूँ, पर अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर तुम हाँ कहोगे तो मैं काबुल जाना चाहती हूँ। तारिक मुस्कुरा दिया था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार हूँ। लाइला ने तारिक को किस कर लिया था। उस दिन शायद उसे सबसे ज्यादा उस पर प्यार आया था। लाइला ने कहा था, पर उससे पहले मुझे हैरत जाना होगा। वो क्यों? तारिक ने पूछा। लाइला जानती है क्यों। लाइला के लिए पहले बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल था। अजीजा को बहुत डर लग रहा था। लाइला ने कहा था, अब काबुल में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई गोलियां नहीं चलेगी, वहाँ कोई तालिबानी नहीं है और तुम्हें अनाथ आश्रम में भी नहीं जाना होगा, तुम हमारे साथ ही रहोगी। ज़ल्मय अपनी प्यारी बकरी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर तारिक ने उसे वादा किया था कि काबुल जाने के बाद वो उसे ऐसी ही एक और बकरी ले देगा। तब ज़ल्मय मान गया था। जब ये लोग अफगानिस्तान जाने के लिए बस में बैठे थे, तब लाइला सोच रही थी, क्या ये फैसला सही है? यहाँ का कंफर्ट, यहाँ की सेफ्टी छोड़कर वापस अफगानिस्तान जाना? पर उसे अपने माँ और पापा की बातें याद थी। वो जानती थी कि काबुल को उसकी जरूरत है। हैरत पहुंचकर ये सब लोग एक होटल में गए थे और अपने बच्चों को तारिक के पास छोड़कर लाइला अकेली ही गई थी। जैसा कि उसे मरियम ने बताया था, वो मौला फिजुल्ला के घर पहुंच गई थी। वहां जाकर पता चला था कि मौला को तो देहांत हो चुका, उनका बेटा था। मरियम का नाम सुनते ही वो खुश हुआ था। उसने कहा था उसके बाबा मरियम को बहुत प्यार करते थे, वो उसे हमेशा याद करते थे। तब लाइला ने कहा था वो मरियम का घर देखना चाहती है। वो उसे मरियम के घर ले गया था, नदी के उस पार, जो नदी अब सूख चुकी थी। लाइला देखकर बहुत हैरान थी। इतना छोटा सा घर, इतना छोटा सा कमरा, यहाँ उसने अपनी जिंदगी के इतने साल बिता दिए। वो आज साफ साफ मरियम को देख सकती थी, महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो जानती भी नहीं थी। रोते रोते वो वहाँ से वापस निकली थी। तब मौला फिजुल्ला का बेटा उसे अपने घर ले गया था और एक बॉक्स उसके हाथ में दिया था। कहा था, ये मरियम के पिता जालिल ने मेरे पिता को दिया था मरियम को देने के लिए। अब मरियम तो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं ये आपको सौंप रहा हूँ। लाइला उस बॉक्स को लेकर जब होटल पहुंची थी तो उसने वहाँ खोलकर देखा था, उस बॉक्स में एक चिट्ठी थी, एक वीडियो कैसेट थी और एक पोटली थी। वो वीडियो कैसेट जब उसने होटल के वीडियो प्लेयर में लगाया था तो वो पिक्चर चल गई थी, कार्टून फिल्म जो मरियम हमेशा से पिता के थिएटर में जाकर देखना चाहती थी। उसने वो चिट्ठी पढ़ी थी, जालिल खान की आखिरी चिट्ठी अपनी बेटी मरियम के लिए। जब मैं तुम्हारे घर आया और तुमने दरवाजा नहीं खोला, मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। पर मैंने तुम्हारे दरवाजे पर जो चिट्ठी छोड़ी, तुमने वो पढ़ ली होगी, तभी तुम मौला फिजुल्ला से मिलने आई होगी और तभी तुम ये चिट्ठी पढ़ पा रही होगी। मैं जानता हूँ जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफी नहीं मिल सकती, पर मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मेरी बेटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। काश जब उस दिन तुम हैरत में मेरे घर आई थी, मैंने तुम्हें अपने घर में आने दिया होता। काश मैंने तुम्हें अपनी बेटी का दर्जा दिया होता। सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें वो दर्जा नहीं दे पाया ताकि मेरा नाम खराब ना हो। और आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे बेटे को मुजाहिदीन ने मार दिया, मेरी बेटी एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर गई, मेरी 2 पत्नियां मुझे छोड़कर चली गईं। आज मैं वो अमीर आदमी नहीं हूँ जैसा तुम जानती थी। मेरा सब कुछ बिक गया है और काबुल से आने के बाद जो बचा था वो भी मैंने बेच दिया है, क्योंकि अब मेरी मौत बहुत करीब है। मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहता, पर मैं बहुत याद करता हूँ तुम्हें। तुम्हें याद है जब हम एक साथ मछलियाँ पकड़ा करते थे? मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाया करता था। वो सारी बातें बहुत याद करता हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने जो अपनी जमीनें बेची उसका एक हिस्सा तुम्हें दे रहा हूँ।
ये मत सोचना कि मैं तुमसे तुम्हारी माफी खरीद रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी माफी खरीदी नहीं जा सकती, पर ये तुम्हारा हक है। मैंने उस दिन तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोला, पर आज मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर तुम मेरे दरवाजे पर आओ, दरवाजा खटकाओ। इस बार मैं दरवाजा खोलना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ, तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम्हारा हक है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा बीमार और मजबूर बाप, जालिल खान। चिट्ठी पढ़कर लायला की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसी बॉक्स में एक पोटली भी थी जिसमें पैसे रखे हुए थे। अप्रैल 2003। काबुल में अब सब कुछ बदल गया था। कई दिनों से बारिश हो रही थी, नदियां फिर से बहने लगी थी, पेड़ हरे हो चुके थे, लोग बहुत खुश थे। यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा घर ले लिया था जहाँ पर लायला, तारिक दोनों बच्चे बहुत खुशी से रह रहे थे। ज़ालमा 6 साल का हो चुका था और अजीजा 10 साल की। पिछले हफ्ते ही इन लोगों ने अपना जन्मदिन मनाया था। तारिक ने एक फ्रेंच एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया था और लायला उसी अनाथ आश्रम में काम कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, उनकी मदद कर रही थी, जहाँ एक समय पर अजीजा जाती थी। लायला बहुत खुश थी। उसने इस अनाथ आश्रम का नक्शा बदल दिया था। तारिक हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। लायला की फोटो भी अखबार में छपी थी उस अनाथ आश्रम का नक्शा बदलने के लिए। लायला कई बार सोचती थी, काश मेरे माँ बाबा भी होते ये सब कुछ देखने के लिए। लायला सोचती थी, काश उसे पता होता कि तालिबानीज ने कहां पर मरियम को दफनाया। वो उसकी कब्र पर जाना चाहती थी, उसके साथ बातें करना चाहती थी। पर लायला जानती है कि मरियम हर जगह है, इन दीवारों में है, इन पेड़ों में है, बच्चों की हंसी में है, लायला के दिल में है। उम्मीद करती हूँ नॉवेल की समरी सुनने के बाद आपका दिल जरूर भर आया होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप किस तरह की और नॉवेल्स की समरीज मुझसे सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी।